ठीक है, चलिए सभी को वेरी वार्म वेलकम टू अवर सेशंस। ठीक है, तो जैसा कि पिछले क्लास में, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, कि मैंने पढ़ाया था कि सेंटेंस क्या होते हैं। आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं जो कि बहुत लोगों को परेशान करता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी वाइटल टॉपिक। ठीक है, जो जानते हैं आप लोग टॉपिक के बारे में सुने होंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज भी होगा, बट वहां पे क्या हो ना, परफेक्शन नहीं आता। अब झारखंड में कोई भी एग्जाम हो जाए, झारखंड में अगर कोई भी एग्जाम हो जाए, ठीक है, किसी भी स्तर की एग्जाम हो जाए, तो फ्रेज और क्लॉज पे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी दिखता है। तो ग्रामर में क्या होता है ना, ग्रामर में कभी भी दो तीन टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो एरर बेस्ड पूछा जा सकता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है, सेंटेंस करेक्शन पूछा जा सकता है, और एक थोड़ा यूनिक तरीका है जो झारखंड में ज्यादा दिखता है, झारखंड के एग्जाम्स में दिखता है, वो है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, परिभाषा बेस्ड क्वेश्चंस। आपसे पूछ देगा जेरेंड क्या होता है, आपसे पूछ देगा पार्टिसिपल क्या होता है, आपसे पूछ देगा इन्फिनेटिव क्या होता है, आपसे पूछ देगा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो उसी तरह से आज का जो टॉपिक है, हम ये माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे कि हमसे अगर कोई पूछ दे कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, या मे बी एक सेंटेंस दे दे जहां से हमसे पूछा जाए कि इन दिस फॉलोइंग सेंटेंस विच वन इज अ फ्रेज, विच वन इज अ क्लॉज, इसमें क्लॉज क्या है और फ्रेज क्या है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज और क्लॉज। ठीक है, फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर होता है, तो समझते हैं इसको थोड़े बेसिक तरीके से एडवांस तरीके पे ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई चीज, ठीक है, मान लीजिए जैसे पाकिस्तान का देश, उसकी इकोनॉमी खराब है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका पे, चाइना पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, उसको फंड की कमी होती रहती है। उसी तरह अगर अपना देश, अगर आप इंडिया देख लो, तो इंडिया काफी हद तक इन मैक्सिमम पोटेंशियलिटी ये इंडिपेंडेंट है। तो मैं थोड़ी देर के लिए फ्रेज को बता देता हूं ये पाकिस्तान हो गया, और क्लॉज को मैं इंडिया बता देता हूं। मतलब फ्रेज एक ऐसा सेंटेंस का टुकड़ा है, वर्ड नहीं बोलेंगे, सेंटेंस का टुकड़ा बोलेंगे, अ पार्ट है जो खुद अपने बल पे खड़ा नहीं हो सकता, अपने दम पे सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, क्लॉज ऑन द अदर हैंड सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है जो इंडिपेंडेंट होता है, जो जो आजाद होता है। ठीक है, तो क्लॉज एक ऐसा पार्ट होता है जो जनरली इंडिपेंडेंट होता है, और फ्रेज डिपेंडेंट होता है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि फ्रेज क्या है। ठीक है, पहले एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, और अपने लैंग्वेज में कुछ कुछ हम इनपुट देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर पेन पेपर हो तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो ये क्या बोलता है, फ्रेज है क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस पार्शियली। मतलब एक सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा जो आपको आधा अधूरा जानकारी दे रहा है, पूरा जानकारी नहीं दे रहा। दो तीन ऐसे शब्द होंगे बट वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, वो इनकम्प्लीट मैसेज दे रहे होंगे, 50% मैसेज दे रहे होंगे। ठीक है, पूरा ज्ञान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, एंड नॉट कंप्लीटली इज अ फ्रेज। यानी फ्रेज की बेसिक परिभाषा है a part of a sentence, a part of a sentence that gives incomplete meaning, that gives incomplete meaning, जो complete meaning दे ही ना, क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ बताएगा ही नहीं। ठीक है, उसे हम लोग फ्रेज बोलते हैं। अब लुक एट द एग्जांपल्स बिलो। यहां पे अगर आप एग्जांपल्स को देखेंगे, तो अब अगर मैं इसे थोड़ा सा बॉक्स में डालूं, मैं जिसे बॉक्स में डाल रहा हूं, ठीक है, उससे बस ध्यान देना, टू सी मी। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसे मिटा देता हूं, ही कम, और आपसे बोलूं टू सी में, तो आप क्या बोलोगे, टू सी में तो कुछ जानकारी मिल रही है, यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन कि हाँ कोई मुझसे मिलना, बस ये, लेकिन कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कब आ रहा है, ये जानकारी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो फ्रेज एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कोई कर्ता, डूअर नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा। ठीक है, और हमें जानकारी, क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरा टू सी में क्या हो गया, फ्रेज हो गया। नीचे वाले सेंटेंस में देखेंगे, अभी हम इसको हटा दे, यहां से अगर हम देखें, अ जॉय फॉर एवर, अ जॉय फॉर एवर,
तो जॉय का भी मतलब आपको पता है खुशी, फॉरएवर का भी मतलब है हमेशा, लेकिन अब जॉय फॉरएवर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन ये हमें पूरा सेंटेंस का नॉलेज नहीं दे पा रहा कि ये सेंटेंस आखिर कहना क्या चाहे। ठीक है, नीचे फिर अगर हम देखें, इसको थोड़ा हटा दे, टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना, लेकिन कौन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस है जिस तरह से मैंने इन्हें बॉक्स में रखा है, दीज आर कॉल्ड फ्रेजेस that gives us some information but not the complete information. I hope clear है, I hope clear है कि phrase is a part of a sentence that gives us incomplete information, complete information ना दे। ठीक है, आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, राइट। चलिए, अगर नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए, तो हमारा एजेंडा होना चाहिए कि हम बेसिक अभी अच्छा करें, ये स्ट्रॉन्ग तो धीरे धीरे हम लोग स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों की इंग्लिश एकदम वीक है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात इसमें बताते हैं, ये क्या बोल रहा है, इन ऑल द अबव सेंटेंसेस, जितना भी हमने अभी सेंटेंस पढ़ा, बोल्ड पार्ट्स डिनोट द फ्रेज। मैंने बोल्ड नहीं किया था, बॉक्स में बना दिया था। जो भी बॉक्स में मैंने बताया था वो क्या बता रहा था, वो फ्रेज की जानकारी दे रहा था। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज समझना है कि देयरफॉर अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ फाइनाइट वर्ब। यानी अब हमें एक ऐसा जानकारी मिल रहा है कि फ्रेज एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता, फाइनाइट वर्ब नहीं होता। अब आप बोलोगे कि सर इसमें फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो छोटा सा समझा देता हूं पॉइंट कि फाइनाइट क्या होता है। ठीक है, इसको पहले पूरा समझ लेते हैं। इट शुड बी नोटेड, ये बात हमें ध्यान रखना है, दैट अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स टेंस। यानी फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें काल यानी टेंस की जानकारी देता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। लेकिन अब ये बोल रहा है कि फ्रेज में जनरली नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो a non-finite verb that does not give the knowledge of tense। अब ऐसे समझो, ऐसे समझो, इस डेफिनेशन को अगर ना समझ में आए तो ऐसे देखिए। मान लीजिए अगर हम आपके सामने सेंटेंस लिखते हैं, पहला सेंटेंस देते हैं, I am going to play। ठीक है, अगर दूसरा सेंटेंस दे, she was going to play। ठीक है, अगर हम एक और सेंटेंस लिख दें कि they will be going to play। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में एक कैटेगरी हमारा ये हो गया और एक कैटेगरी हो गया जिसको मैं अंडरलाइन कर दूं। अब यहां ध्यान दीजिए, आई एम गोइंग, इसको, इस एक्शन को कौन कर रहा, आई कर रहा है। ये हमें टेंस की जानकारी दे रहा है। ये हमें क्या बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जो टेंस की जानकारी दिया, तो जो मैंने अंडरलाइन किया वो है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब सीमित होना, वो अपने सब्जेक्ट के चंगुल में रहता है, वो अपने सब्जेक्ट की गुलामी करता है। जैसा सब्जेक्ट अपना काल चेंज करवाना चाहे वो काल यानी टेंस को चेंज करेगा। लेकिन फिर इधर देखिए टू प्ले, वैसा का वैसा ही है। फिर आइए दूसरे सेंटेंस में, शी वॉज गोइंग टू प्ले, प्रेजेंट टेंस यहां था, अब बन गया पास्ट टेंस। लेकिन क्या टू प्ले पे कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा। तीसरा सेंटेंस पे आइए, दे विल बी गोइंग टू प्ले, तो दे विल पहला बताया प्रेजेंट टेंस, दूसरा बताया पास्ट टेंस, तीसरा बताया फ्यूचर टेंस। तो यानी जो हमें टेंस की जानकारी दे रहा है, ठीक है, वो हो गया फाइनाइट। लेकिन ये क्या बोला कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, मुझ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में रहे, पास्ट टेंस में रहे, फ्यूचर टेंस में रहे, मुझ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी यह सब्जेक्ट के संख्या से, नंबर से और उसके टेंस से आजाद है। तो जो आजादी दिखाए वो हो गया
नॉन फाइनाइट वर्ब, और यही नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज बन जा सकते हैं। यानी टू प्ले टू प्ले टू प्ले, ये नॉन फाइनाइट है और यही फ्रेज की तरह भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने अभी तुरंत जो फ्रेज के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एक फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा। वर्ब होगा तो वो टेंस नहीं बताना चाहिए। क्या ये टू प्ले टेंस बता रहा था? यहां भी टू प्ले टेंस बता रहा था, यहां भी टू प्ले टेंस बता रहा था? नहीं बता रहा था। तो फ्रेज में ऐसा कोई वर्ब नहीं होना चाहिए जो आपको काल यानी टेंस का जानकारी दे। समझ में आया? आई होप। अगर ये नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है। इधर वाला नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया और जो टेंस की जानकारी दे रहा है वो वाला फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। तो एक से दो क्वेश्चन तो पक्का पूछता है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, इंफिनिटिव क्या है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि नॉन फाइनाइट तीन टाइप के होते हैं। इन्फिनिटिव होते हैं जहां 2 + V1 लगता है, जैसे ये इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट के अंतर्गत इन्फिनिटिव है। फिर उसमें जेरेंड होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी बस समझिए कि कौन गुलामी कर रहा है और कौन आजाद है, ठीक है। तो फ्रेज में आजाद वाला रहेगा, गुलाम वाला नहीं रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। चल, अगला हमारा जो पार्ट है उसको समझते हैं। फ्रेज तीन टाइप के होते हैं। फ्रेज तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है नाउन फ्रेज, दूसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज और तीसरा होता है एडवर्ब फ्रेज। हालांकि फ्रेज और भी टाइप के होते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज भी बोला जाता है, लेकिन बेसिकली इतना एटलीस्ट आपको तीन अभी जानना है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। ठीक है, अब नाउन क्या होता है? हर कोई को पता है नाउन क्या है। नाउन हर एक अब ये तो बचपन से हम लोग को याद है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउन बेसिकली वो हर चीज है जिसका एक नाम है, नोमेनक्लेचर। किसी का भी अगर नामकरण हो गया तो वो नाम है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की खासियत बताए, ठीक है, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या हो गया? ये मल्टी टैलेंटेड है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण, लेकिन ये सिर्फ क्रिया की खासियत नहीं बताता है, ये विशेषण की भी खासियत बता सकता है। ये एडवर्ब यानी खुद अपने आप की भी खासियत बता सकता है। तो एडवर्ब को खास बाद में पढ़ेंगे, एडवर्ब क्या है। अभी बस समझिए तीन टाइप के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब इसको थोड़ा समझिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नाउन फ्रेज क्या, ठीक है। तो कभी कभी आपको जानना है कि नाउन और नाउन फ्रेज में क्या अंतर है। नाउन मतलब एक सिंगल वर्ड, नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं, 8 में से एक है नाउन। लेकिन फ्रेज मतलब एक लौता नहीं, 1 2 3 शब्द का टुकड़ा होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, पहला सेंटेंस देखिएगा, ठीक है। द गर्ल वॉन्ट्स अ पेन, वो गर्ल क्या चाहती है? अब ये सिंगल वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? सिंगल वर्ड, आर्टिकल के साथ लगा पेन, पेन क्या है? नाउन है। लेकिन अगर हम ये एक ऐसा एग्जांपल बोले, द गर्ल वांट्स, एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट कर देंगे, टू गो टू बाजार। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर किसी नाउन की चर्चा चल रही है तो अब यहां एक वर्ड तो नहीं है, प्रीपोजिशन आया, ठीक है, टू गो टू बाजार, यहां 2 + V1 है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अभी बस समझिए, टू के बाद 2-3 वर्ड्स लग गया। अच्छा, अभी अगर हम द गर्ल वांट्स हटा दें, बस इतना पूछे, टू गो टू बाजार, तो क्या एक वर्ड है? नहीं है। तो 2-3 वर्ड का जब कॉम्बिनेशन बन गया और इसमें मेन मुद्दा किसका है? बाजार का, नाउन का, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। हम लेमैन की तरह समझा रहे हैं, हम टेक्निकल टर्म की तरह नहीं समझाना चाह रहे, ठीक है। सिंगल वर्ड आया नाउन, लेकिन नाउन के साथ एक्स्ट्रा कुछ वर्ड्स आ गया, ठीक है, जो उसके मेन स्पॉटलाइट उस पर डाल रहे, खासियत डाल रहे, वो क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? हिज फादर विश्ड अ कार। अभी सिर्फ कार पे ध्यान देना है। कार क्या था? नाउन था। लेकिन अब हम इसको ऐसे देखें, हिज फादर विश्ड, टू से स्टार्ट करेंगे, टू स्पीक टू हेडमास्टर, यानी टू स्पीक टू द हेडमास्टर। अभी इधर छोड़ दीजिए, यानी ये पूरा का पूरा हेडमास्टर के बारे में चर्चा कर रहा है, लेकिन पूरा का पूरा फ्रेज बन गया, क्योंकि एक सिंगल वर्ड नहीं है, मल्टीपल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या बन गया?
तो इसलिए ये हो गया नाउन नाउन फ्रेज, नाउन नाउन फ्रेज, समझ गया। अब आप पढ़ के देखिए, टू स्पीक टू हेडमास्टर, कौन कर रहा है बात, बस हमें इतना पता चल रहा है हाँ हेडमास्टर से बात करना है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, समय की जानकारी, काल की जानकारी, टेंस की जानकारी मिल रही है, नहीं मिल रही है, इसीलिए क्या बन गया, फ्रेज बन गया। और कैसा फ्रेज बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। अब यहां देखिए, टू गो टू बाजार, टू गो टू बाजार, बाजार जाना, कौन गया, कब गया, कहां गया, किस दिन गया, कोई जानकारी नहीं, इसलिए फ्रेज बन गया। और कैसा फ्रेज बन गया, नाउन फ्रेज। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो नाउन फ्रेज आई होप समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक समझिएगा, अगला पॉइंट समझिएगा, आता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, अब देखिए एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम, दो चीज की बस खासियत बताएगा, 8 में से 2 की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाएगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और किसी की नहीं। ठीक है, अब एडजेक्टिव तो समझ गए, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज कैसा होगा देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, an adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective। यानी एक वर्ड नहीं, 2-3 वर्ड मिलकर विशेषण का काम कर रहे हैं। यानी जब अकेला एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव बन गया, लेकिन एडजेक्टिव के साथ साथ में और उसकी पलटन आ गई तो एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। अब देखिए क्या बोल रहा है, पहला एग्जांपल देखेंगे, द लीडर वॉज अ वेल्दी मैन। अब आपसे अगर पूछा जाए कि यहां पे वेल्दी सिर्फ क्या है, तो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे वर्ब के तुरंत बाद लग गया, वॉज क्या था, वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद लग गया। लेकिन दिक्कत कहां से होती है, जहां एक प्रीपोजिशन घुस गया और प्रीपोजिशन के बाद से फिर इंट्रोडक्शन मिल गया तो फ्रेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पे क्या बोल रहा, द लीडर वॉज अ मैन, अब यहां ऑफ लग गया, ऑफ क्या था, प्रीपोजिशन था। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो प्रीपोजिशन लगा, एडजेक्टिव लगा, नाउन लग गया, ये तीनों लग गया, लेकिन एडजेक्टिव मेन इसमें किरदार निभा रहा, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, नीचे देखिए, द प्रोफेसर वॉज अ काइंड मैन। अगर सीधा सीधा अगर आपसे पूछे कि काइंड, क्योंकि कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, इन, एट, ऑफ, अंडर, टू, कुछ नहीं लगा हुआ, तो सीधा सीधे अगर बोले काइंड क्या है, तो काइंड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहां क्या बोला, द प्रोफेसर वॉज अ मैन, प्रोफेसर एक ऐसा व्यक्ति था, विथ क्या है, प्रीपोजिशन, अब ये विथ काइंडली नेचर, तो विथ काइंडली नेचर लग गया, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज। तो इधर की चर्चा नहीं करेंगे, विथ काइंडली नेचर, काइंडली के साथ में और भी कुछ कुछ वर्ड्स आ गए, तो ये बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा देखिएगा, तीसरा एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है, इट इज अ ब्लैक कोट। ठीक है, ये कैसा कोट है, ब्लैक है। कोट संज्ञा था, कोट की खासियत ब्लैक बता रहा था, तो ब्लैक क्या हो गया, यानी कोई भी रंग को विशेषण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब यहां देखिए, इट इज अ कोट, ये कोट है, ऑफ ब्लैक कलर, प्रीपोजिशन से जहां बना, प्रीपोजिशन घुसा और अपने साथ एक नया सेंटेंस बना दिया, तो यहां पे ये क्या बन गया, फ्रेज बन गया। ठीक है, तो इट इज अ कोट को अगर हम हटा दे, ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का, बट क्या चीज ब्लैक कलर का, कपड़ा, कौन, व्यक्ति, क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो यही हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा बस। ठीक है, अभी बस समझिए इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, जनरली टू, इन, एट, ऑफ, यही फ्रेज को स्टार्ट करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले आई विल कम इन अ मोमेंट, तो अगर हम सिर्फ आपसे ये बोले इन अ मोमेंट का मतलब क्या होता है, इन अ मोमेंट का मतलब कुछ क्षण में, तो इन अ मोमेंट क्या, कौन, कब, तो इन से स्टार्ट हो गया, तो फ्रेज का इंट्रोडक्शन वहीं से हो। ठीक है, अब आते हैं एडवर्ब फ्रेज, नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो एडवर्ब की, एडजेक्टिव की खुद अपने, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और पूरा सेंटेंस। तो कुल मिला के समझेंगे कि एक एडवर्ब ऐसा वर्ड है ना जो 6 चीजों की खासियत बताता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडवर्ब के बारे में नहीं समझना, हमें समझना है कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। चलिए देखते हैं। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, कभी अकेला नहीं होगा। ठीक है, दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। ठीक है, अब यहां पे देखिए, सुरेश रैन क्विकली, सुरेश व्यक्ति है, नाउन,
रैन उसने काम किया, दौड़ा। कैसे दौड़ा? क्विकली, एलवाई लग गया। तो क्विकली किसकी खासियत बता रहा है? रैन का। तो अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि क्विकली क्या है, तो ये क्या है? एडवर्ब, क्योंकि ये काम की, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, सुरेश रैन विथ ग्रेट स्पीड, विथ लग गया, प्रीपोजिशन लग गया, और ग्रेट स्पीड लग गया, तो अभी भी ग्रेट यहां पे क्या है? बहुत लोग बोलेंगे ना कि एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूरा पार्ट देखेंगे तो ये रैन की क्वालिटी बता रहा है। वो दौड़ा एक बहुत अच्छे खासे स्पीड के साथ में। तो मेन जो मुद्दा है वो वर्ब की क्वालिटी मिल रही है, यहां संज्ञा की क्वालिटी नहीं बताई जा रही। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। अगेन प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो गया। यहां देखिए, अब ये बोल रहा है शी इज टू अराइव नाउ, शी इज टू अराइव नाउ, वो आने वाली है। टू अराइव, अराइव वर्ब हो गया। नाउ, नाउ, देन, टुमारो, यस्टरडे, अर्ली, ये जितने भी टाइम बताने वाले वर्ड्स होते हैं ना, इसे जब आप एडवर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब बहुत टाइप के होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जनरली नाउ, देन, हियर, नाउ, देन, यस्टरडे, टुमारो, अर्ली, सून, ये सब एडवर्ब होते हैं। तो ये नाउ क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। लेकिन अब आपसे देखा जाए कि शी इज टू अराइव एट दिस मोमेंट, प्रीपोजिशन आ गया। अब यहां से उठा के सीधे एट दिस वेरी मोमेंट, ये पूरा का पूरा, इसको हटाइए, अभी इसको बात नहीं कर रहे। एट दिस वेरी मोमेंट, ये क्या बन गया? एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि एक एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में क्या अंतर है, एक एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या अंतर है, एक नाउन और एक नाउन फ्रेज में क्या अंतर है। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब सिंगल वर्ड होंगे, लेकिन फ्रेज हमेशा प्रीपोजिशन के साथ में 2-3 वर्ड्स को साथ में रखें। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे क्लॉज के बारे में। फ्रेज समझ में आ गया, यानी फ्रेज के बारे में फिर से एक अपनी भाषा में समझ लेंगे कि फ्रेज एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, और जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जनरली प्रीपोजिशन से भी शुरुआत इसकी की जा सकती है। अब समझते हैं क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या है? तो क्या बोलता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये मुद्दा, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस, एंड इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ क्लॉज। यानी हमें पूरा जानकारी देगा, हमें पता चलेगा, हमें शायद टेंस के बारे में पता चल सकता है, हमें कौन व्यक्ति है, कौन काम कर रहा है, उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ड। तो अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन, हालांकि ऐसा ये नॉलेज बेस के लिए, बट वी डोंट नो, झारखंड में इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, उठ पटांग क्वेश्चन कभी कभी। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि फ्रेज में और क्लॉज में कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें फाइनाइट वर्ब होता है, तो हम याद रखेंगे कि क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होता है एंड फ्रेज में नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या बोल, द कार स्टॉप्ड। अब उधर छोड़ दीजिए, बस अगर हम इतना ही पढ़े द कार स्टॉप, तो कुछ जानकारी तो मिल रहा है। कार था सब्जेक्ट, वर्ब क्या था? स्टॉप। तो यानी अब क्लॉज का एक सबसे बड़ा खासियत समझ लीजिए, क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, यानी कर्ता, कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, प्लस इसके साथ में एक क्रिया होगी, यानी एक वर्ब होगा। और ये वर्ब कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ये फाइनाइट होना चाहिए, ये फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये फाइनाइट होना चाहिए। तो ये सबसे अहम पार्ट है, ठीक है, कि सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो क्लॉज कहलाएगा, और सब्जेक्ट अगर गायब है तो वो फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, अब आगे समझिए, द कार स्टॉप्ड। ठीक है, अब यहां देखिए, व्हेन द पुलिस मैन ब्लू हिज विसिल, कार रुक गई जब पुलिसमैन ने विसिल बजाई। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द कार स्टॉप्ड, ये क्लॉज है क्योंकि एक सब्जेक्ट है। कौन है सब्जेक्ट? कार। कार क्या की? रुक गई, एक्शन हुआ, टेंस भी पता चल रहा, स्टॉप्ड यानी पास्ट टेंस बता रहा, टेंस की जानकारी मिल रहा। अब व्हेन को छोड़िए, इसके बाद देखिए, व्हेन पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, ब्लो का पास्ट टेंस क्या होता है? ब्लू। तो यहां भी हमें क्या चीज की जानकारी मिल रही है? सब्जेक्ट कौन था? पुलिसमैन। ये अलग सेंटेंस है,
ये अलग सेंटेंस है, दोनों को जोड़ा जा रहा है, मतलब क्लॉज के बारे में बता रहे हैं। इस एक्शन का सब्जेक्ट कौन है? सीटी किसने बजाया? पुलिसमैन। रुका कौन? तो यहां पुलिसमैन हो गया सब्जेक्ट, ब्लू हो गया वर्ब, और हिज विसिल हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये एक अलग क्लॉज हो गया, ये एक अलग क्लॉज हो गया। अब व्हेन क्या है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, टेंस की जानकारी देगा, और एक पूरी कंप्लीट नॉलेज देगा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला सेंटेंस। ठीक है, इसको थोड़ा हम हटाते। क्या बोल रहा है? ही हैज अ कोट, ही हैज अ कोट। अब यहां पढ़िए विच इज मेड ऑफ वुल। अगर हम बोले विच इज मेड ऑफ वुल, जानकारी मिल रहा है? इनकम्प्लीट मिल रहा। तो विच इज मेड ऑफ वुल थोड़ा इनकम्प्लीट दे रहा है, लेकिन ही हैज अ कोट, उसके पास कोट है। तो अगर हम यहां से यहां तक का बोले ही हैज अ कोट, ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया। अगर हम उधर ना भी लिखे विच इज मेड ऑफ अ वुल, हटा भी दे, तो भी इतना ही, अगर ये 4 वर्ड को पढ़ेंगे तो भी हमें जानकारी मिल रहा है कि चल क्या रहा है, कि उसके पास एक कोट। तो अब ये एक नोट करने की बात है कि इट इज नोटेड दैट कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। ये आगे बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपके सामने एक एग्जांपल आया, ही हैज अ वुलन कोट, और सिर्फ जो अंडरलाइन किया हुआ अ वुलन कोट, बस इतना ही पूछे, ही हैज को ना पूछे, तो अ वुलन कोट क्या बन जाता है? क्योंकि कंप्लीट जानकारी नहीं दे रहा, क्योंकि हमने सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दिया, हमने सिर्फ इतने बारे में पूछा। लेकिन अब अगर पूछेगा कि ही हैज अ कोट विच इज मेड ऑफ वुल, पूरा का पूरा जानकारी दे, तो क्या हो गया? क्लास हो। तो जहां सब्जेक्ट आ गया, जहां वर्ब आ गया, जहां टेंस के बारे में पता चल रहा है, वो क्लॉज बन जाएगा। अब वुलन कोट में टेंस की जानकारी नहीं मिल रही थी। ठीक है, ये हो गया। आई होप कि ये क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये पीडीएफ ले लीजिएगा, हम दे देंगे, उससे उसका कोई टेंशन नहीं है। अब समझिए टाइप्स ऑफ क्लॉज। फ्रेज हमने क्या पढ़ा, कितने टाइप के होते हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब क्लॉज के बारे में समझिए। क्लॉज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मेन क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे मेन क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, और यहां पे पूछ सकता है, अ मेन क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, या एक और नाम है इसका, और एन इंडिपेंडेंट। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को और क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, या उल्टा करके पूछ सकता है कि प्रिंसिपल क्लॉज के और क्या नाम होते हैं, तो मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब आजाद, दूसरे पे डिपेंडेंट ना होगा। ठीक है, बिकॉज इट मेक्स कंप्लीट सेंस, ये पूरी कंप्लीट सेंस देता है। अब आगे देखिए, दैट इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है आगे बताएंगे आपको, पहले समझते चलिए। इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स फॉर इट्स मीनिंग, यानी अपना मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए ये किसी दूसरे चीज पे आश्रित और डिपेंडेंट नहीं रहता। अब ये देखिए, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, ये पूरे थॉट को क्लियरली बताता है। ठीक है, तो अब यहां समझिए कि अ मेन क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस व्हेन इट स्टैंड्स अलोन, यानी मेन क्लॉज जब इकलौता अकेला आएगा तो सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां देखिए क्या बोल रहा है, द पुलिस मैन ब्लू हिज विसिल। ठीक है, यहां एक क्लॉज है, एंड द कार स्टॉप्ड। अब इसके बारे में थोड़ा सा और ऐसे चर्चा करते हैं। यहां देखिए, इसी को यहीं पे बताते हैं। द पुलिस मैन ब्लू हिज विसिल, ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज हो गया। एंड द कार स्टॉप्ड, ये दोनों अलग अलग मेन क्लॉज हो गए, ये दोनों अलग अलग क्लॉज हो गए। द कार स्टॉप्ड, अगर हम खुद इसको इतना अकेला भी पढ़े, द कार स्टॉप को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको हटाइए, सिर्फ पढ़ेंगे द कार स्टॉप, अभी भी मीनिंग पता चल रहा है, अभी भी मीनिंग पता चल रहा है, गाड़ी रुक गई, इनकम्प्लीट मीनिंग तो नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए ऐसे देखिए, अब थोड़ी देर के लिए ऐसे देखिए,
एंड द कार स्टॉप को हटा दे और सिर्फ इतना पढ़े द पुलिस मैन ब्लू हिज विसल, अभी भी मीनिंग कंप्लीट है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा सेंटेंस है, एंड के बाद भी एक क्लॉज था, एंड के पहले भी एक क्लॉज था। अब ये किस टाइप का क्लॉज है? मेन क्लॉज, क्योंकि दोनों किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वो भी आजाद रह सकता था और ये भी आजाद रह सकता था। ठीक है, तो मेन क्लॉज क्या है? जो अपने दम पे खड़ा रह सकता था। एंड के बाद वो भी आजाद है, एंड के पहले ये भी आजाद है। तो अब समझेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। जब ये भी आजाद है, ये भी आजाद है, तो निर्भर होने वाला डिपेंडेंट क्लॉज किसको बोलेंगे? तो समझते हैं आगे। अब आता है दूसरा टाइप का क्लॉज, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट का मतलब मेरे अधीन, मेरे से जूनियर, मेरे से जूनियर। वो भी क्लॉज है लेकिन मेरे अंडर काम करेगा। मतलब हम प्रेसिडेंट तो वो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब कुछ भी होगा तो मेरे नीचे उसका पोजीशन होगा। तो सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आपसा जूनियर। ऑफिस में सीनियर होता है ना, तो जूनियर को हम लोग सबऑर्डिनेट बोल सकते हैं। ठीक है, जो किसी और पे आश्रित हो। ठीक है, अब यहां समझिए, a subordinate clause is a group of words that has a subject and a predicate। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब यहां देखिए, बट सच अ क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। लेकिन इस प्रकार के क्लॉज, यानी आई मीन सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको एक और नाम होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट किसको बोला गया था? मेन क्लॉज को। ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये खुद अपने दम पे खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अ सबऑर्डिनेट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। मतलब फ्रेज नहीं है लेकिन फिर भी इसमें क्या है ना, पूरा कंप्लीट थॉट नहीं देगा। 80%, 60%, 70% जानकारी देगा। फ्रेज तो कुछ भी जानकारी नहीं देता था, एकदम बहुत कम देता था। अब ये देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द किस पे? मेन क्लॉज पे। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज के अधीन रहेगा, उसके अंडर में काम करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट बोला जाता है, जूनियर बोला जाता है, डिपेंडेंट बोला जाता है। ठीक है, फॉर इट्स मीनिंग। ठीक है, अब देखिए, द कनेक्टिव और द वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां पे देखिए, इस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखिए, द कार स्टॉप्ड, द कार स्टॉप्ड अकेला अपने दम पे खड़ा हो सकता है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा कौन सा क्लॉज हो गया? मेन क्लॉज हो गया। लेकिन अगर हम यहां से पढ़े, जो अंडरलाइन क्या हुआ कि व्हेन द पुलिसमैन ब्लू हिज विसिल, जब पुलिसमैन ने सीटी बजाई, तो अब हमने व्हेन से स्टार्ट कर दिया। तो अब कुछ तो समझ में आ रहा है कि जब सीटी बजाई, तो जब सीटी बजाई तब क्या? कुछ जानकारी अभी भी अधूरा है। तो यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सब ऑर्डिनेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सब ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो दोनों क्लॉज है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब। ठीक है, पूरी जानकारी नहीं दे रहा, दे रहा है जानकारी, फ्रेज की तरह नहीं है कि खोखला है, दे रहा है जानकारी, बट वो उतना तगड़ा तरीके से नहीं दे सकता। मतलब अभी भी ऐसा पढ़ के लग रहा है, जब पुलिस वाले ने घंटी बजाई, सीटी बजाई, तो ठीक है, जब पुलिस वाले ने सीटी बजाई तब क्या? कुछ तो जानकारी मिसिंग है। तो कुछ तो अगर मिसिंग है तो यानी वो सबऑर्डिनेट बन गया और ये किसके? मेन क्लॉज पे आश्रित हो गया। तो यानी ये हो गया डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? आई होप यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना पे, ठीक है, इतना पे इसको एंड करेंगे। अब एक बार छोटा सा रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, फ्रेज में और क्लॉज में क्या अंतर है? फ्रेज एक ऐसा शब्द है जो बिल्कुल आधा अधूरा जानकारी देता है। फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होगा, फ्रेज में वर्ब नहीं होगा, और अगर वर्ब होगा भी तो कौन सा होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखे, ठीक है,
इसको हम ब्लैंक पेज पे लाते हैं। एक मिनट, यानी इसको यहाँ ब्लैंक में लिख दे रहे हैं कि फ्रेज जो है इसमें क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा और वर्ब नहीं होगा। कौन सा वर्ब? फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे हम लोग फ्रेज बोलेंगे, ठीक है, इसे हम लोग फ्रेज बोलेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अगर होगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर हम लोग क्लॉज के बारे में पूछे, तो क्लॉज में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, ठीक है, और ये टेंस की जानकारी देगा, टेंस यानी काल की जानकारी देगा, टेंस की जानकारी आपको ये देगा। इसे हम लोग क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और क्लॉज कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, 2 टाइप का, ठीक है, क्लॉज 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? मेन क्लॉज होता है, पहला होता है मेन क्लॉज, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, मतलब आजाद, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं इसको, मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं, मेन क्लॉज बोल सकते हैं, और इंडिपेंडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया कि फ्रेज और क्लॉज क्या है। तो सेंटेंस जैसे क्या करता है ना, झारखंड के एग्जाम्स में क्या करेगा, कोई एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा फ्रेज के क्लॉज। जैसे अब आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछना चाहें, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से देते हैं, ठीक है, कुछ और रुकिए, एम्प्टी स्पेस निकालते हैं, खाली जगह पे लिखेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन दें कि आई विल कम इन अ मोमेंट, ठीक है। अब यहां पे क्या करेगा, बोलेगा इन अ मोमेंट के बारे में, और आपसे पूछेगा कि ये फ्रेज है कि क्लॉज है। आई विल कम इन अ मोमेंट, ये फ्रेज है कि क्लॉज है, क्या बताइएगा? फ्रेज है, क्योंकि प्रीपोजिशन से चालू हो रहा है, हमें आधा अधूरा जानकारी दे रहा है, ठीक है। और फिर मान लीजिए हो सकता है पूछ दे कि आई विल कम को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि ये क्या है, तो याद रखिए ये आई विल कम टेंस की जानकारी दे रहा है, फ्यूचर टेंस बता रहा है, तो ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया, और ये क्या हो गया, फ्रेज अपने दम पे भी नहीं खड़ा हो सकता, इसको सहारे की जरूरत है, किसको? क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी मेन क्लॉज का जरूरत है, फ्रेज को भी मेन क्लॉज का जरूरत है, ठीक है। तो ये थोड़ा थॉट हमें लगाना है, तो आई होप ये क्लैरिटी हो गया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा रहा और आपका फ्रेज एंड क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मे भी शायद काफी दिनों से आपको परेशान कर रहा होगा या थोड़ा इसमें क्लैरिटी नहीं होगा, कुछ क्लैरिटी लाने में I have helped. Okay. In case if there is any doubt, feel free to comment down below. ठीक है? Please give us a thumbs up and subscribe. Bye bye and happy learning.